नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। इंसान जब मुश्किल में होता है, संकट में होता है, तो उसको तलाश रहती है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की या न्यूमरोलॉजिस्ट की, जो उनको उनके जीवन के संकटों से बाहर दिखा सके और उनको रास्ता दिखा सके। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं चंडीगढ़ से फेमस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट रंजू मैडम से। उनसे जानेंगे, रंजू मैडम चंडीगढ़ में फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, एक जाना पहचाना नाम है। हम उनसे जानेंगे आज नंबरों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े कई सवालों के जवाब। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले हम चाहते हैं आपका स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए आप। आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, बेसिकली न्यूमरोलॉजी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी है उसमें इंक्लूडेड एंड वास्तु ऑल्सो। तो वास्तु भी मेरा एक फोटे है, ये मेरा प्रोफेशन है और पिछले ऑलमोस्ट 12.5 साल से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन। अगर वैसे कहूँ तो बहुत सालों से ही इसमें हूँ, लेकिन बट एज अ प्रोफेशन मैंने इसको 12.5-13 साल पहले शुरू किया है। मैम, क्योंकि आप एक जाना पहचाना न्यूमरोलॉजिस्ट की दुनिया में एक नाम है, तो हम आपसे एक बड़ा पहला ही सवाल, काफी एक क्रिटिकल सवाल आपके सामने रख रहे हैं। मैम, जो न्यूमरोलॉजी है उसको लेकर हमारे भारतीय समाज में अलग अलग तरह के सवाल हैं और लोगों को काफी बड़ा भ्रम है। तो मैं जानना चाहता हूं, आप साइंटिफिक तरीके से न्यूमरोलॉजी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक तो ये भ्रम है नहीं, इसको भ्रम बनाया जा रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्पेशली हम लोगों के धर्म में बहुत एंशिएंट टाइम से है। न्यूमरोलॉजी का नाम कुछ नया है, लेकिन है एक विद्या, ये एक साइंस ही है। हमने भी इसमें प्रॉपर पढ़ाई करी है, हमारे भी टीचर्स हैं जिससे हमने कोर्सेज करे हैं, सर्टिफिकेशंस करी हैं, डिग्री ली है। तो दैट मीन्स एक पढ़ाई है, किताबें हैं, चीजें हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मगर करते करते हमने चीजें देखी है एज अ प्रूवन फैक्ट्स। इसमें कोई भी भ्रम की बात नहीं है, ये तो मैं आपको फॉर श्योर कह सकती हूँ। इट इज अ प्योर साइंस, इट इज अ प्योर स्टडी। ओके मैम, आप चंडीगढ़ से आते हैं और चंडीगढ़ भारत में एक काफी हाई प्रोफाइल सिटी है, पूरे भारत का एक सबसे प्रसिद्ध शहरों में नाम आता है। सो मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास में जो लोकेलिटी से जो क्लाइंट आते हैं, जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या होती है, किस तरह की प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आते हैं? देखिए, रहती मैं जरूर यहाँ हूँ, लेकिन आज हमारे क्लाइंट सिर्फ चंडीगढ़ से तो है नहीं। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स दिल्ली से हैं, दुबई से हैं, कनाडा से हैं, तो पूरे विश्व में सब लोग हैं, और राजस्थान से भी है। तो आपके जयपुर से बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं इस चीज पे कहूँ, ज्यादातर पूरे भारत में या भारत से बाहर जो सबसे ज्यादा मैं रेशियो में लेकर अगर चलूं, तो इस टाइम पे पिछले 2 साल से अगर कहूं, तो फाइनेंस, करियर को लेके इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। बट एक जनरल इंपैक्ट जो 12 से 13 साल के बीच के करियर में कहूं, तो ऑन एन एवरेज 3-4 चीजों में ज्यादा होती है। लीगल इश्यूज, लोगों के कोर्ट केसेस, साथ ही साथ मैरिज प्रॉब्लम्स और करियर। ये 3 चीजें हमारे सामने ज्यादा देखने के लिए या ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं। अब वो चाहे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, यूएई है, वो कहीं भी हो, ये प्रॉब्लम्स 3 जो है वो ज्यादा रोटेट करती है। मैम, जो अंकों की जो भविष्यवाणियां होती है, न्यूमरोलॉजिस्ट की जो भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो क्या सिर्फ वो संभावना जताते हैं या मार्गदर्शन करते हैं नंबर? देखिए, होते वो मार्गदर्शन के लिए ही है। आज अगर हम कुछ रील्स देखते हैं, स्पेशली कोई ना कोई क्रैश को लेके या वाहनों के लेके, फेस्टिवल्स को लेके, होती वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसका पार्ट हूं और मैं खुश नहीं हूं इस चीज को देखते हुए कि कई चीजें हम गलत तरीकों से भी देख रहे हैं इंटरनेट पे, कि उसको बहुत ज्यादा वायरल कर दिया जाता है और उसमें लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है। अभी हाल ही बहुत सारे लोगों ने पूछा, मेरे अपने क्लाइंट्स ने, कि क्या अभी भी हम ट्रैवल नहीं कर सकते इस साल? तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सबको इस आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि हमें ये चाहे वो रील मेरी है या किसी की भी है, अंधा विश्वास आप ना करें। आप लॉजिक्स पे भी चले, आप
ये एक जनरलाइज्ड रील्स होती है, वीडियोस होती है, आपके अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स सेम नहीं होते सबके साथ। तो आप अपने करीबी या जिसको भी आप विश्वास करते हैं उससे जरूर पूछें और क्लैरिटी लें। मैम जैसे अभी आपने इंटरनेट का नाम लिया, मैम सोशल मीडिया पर अभी जो नंबरोलॉजी है, नंबरोलॉजी का जो एक एस्ट्रोलॉजी प्रोस्पेक्टस है, काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में है, लोग काफ़ी तेज़ी से जुड़ भी रहे हैं, लोग जान रहे हैं भारतीय समाज में। हालांकि पहले एस्ट्रोलॉजी को सवालों में रखा जाता था, लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से ये न्यूमरोलॉजी का जो चलन तेजी से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ है, आपको क्या लगता है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, ये जो न्यूमरोलॉजी का प्रभाव है वो कहाँ तक जाएगा, कितना असर हमारे हमारे जीवन पर छोड़ेगा और किस तरह हमारे भारतीय समाज को प्रभावित करेगा जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है? देखिए, यहां मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी। विश्वास हमेशा ही था और लोग हमेशा पूछते थे। कुछ सालों से, स्पेशली कोविड के बाद से, कोविड ड्यूरेशन से ये चीज ज्यादा सामने आने लगी है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। लोग तब पर्सनली जाके पूछते थे, अब वो ऑनलाइन पूछने लग गए हैं। तब ये रील्स और ये सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स इतने फेमस नहीं थे कि हम इसमें अपनी चीजें डालें, सिर्फ अब वो सामने आ रही हैं। विश्वास लोगों को तब भी था, आज भी है। थोड़ा सा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अगर हम खुद भी देखें, पिछले कुछ सालों से हमारी सबकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा रही है, शादियां कम चल रही हैं, प्रॉब्लम्स जब ज्यादा आएंगी तो सवाल ज्यादा आएंगे, तो एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट को ज्यादा पूछा जाएगा। लोग आज की डेट में वास्तु में बहुत विश्वास वापस करने लग गए हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ही तो इंसान ढूंढता है रास्ते। मैम आपके अकॉर्डिंग जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और जो न्यूमरोलॉजी है, उन दोनों में अगर आप अपने अकॉर्डिंग इनको एनालाइज करते हैं, क्या बड़ा अंतर आपको नजर आता है? जब आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट करते हो तो क्या बड़ा अंतर देखते हो, या आप दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं? जी, मेरा पर्सनल अगर मेरे से आप करेंगे, मैं दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी पूरा देखती हूँ और तब कंसल्टेशन देती हूँ। मेरा पर्सनल मानना यह है, मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं कर रही, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट पे कमेंट नहीं है, बट हर विद्या की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। न्यूमरोलॉजी की भी अपनी एक लिमिटेशंस आ जाती है एक पॉइंट पर आके, जहां हमारे को एक ज्यादा डिटेल्स देने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है। स्पेशली जब कोई क्लाइंट या किसी का भी ये सवाल होता है कि ये पर्टिकुलर चीज एग्जैक्टली किस डेट को होगी या किस मंथ में होगी, एटलीस्ट या 10-15 दिन का गैप दे पाए, वो एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा अच्छे से दे पाती है। इस वजह से दोनों को क्लब करके देखना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैम अभी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, एक और सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल है, काफी बड़े दावे किए जाते हैं नाम या नंबर बदल देने से रातों रात भाग्य बदल सकता है। आप कितनी सत्यता देखते हैं, कितनी इसमें ओरिजिनलिटी देखते हैं? क्या वाकई में न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग नाम या किसी अपनी गाड़ी का नंबर बदल देने से या मोबाइल का नंबर बदल देने से हमारा भाग्य बदल सकता है? बदलता तो है, इसमें मैं एग्री करूंगी। चीजें इफेक्ट करती है। नंबर्स, देखिए नंबर्स क्या है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो नंबर्स है ना, वो ग्रह हैं, वो ही प्लैनेट्स हैं, बस इसका तरीका नंबर्स के थ्रू पढ़ने का है। अब वो ग्रह आपका हम कैसे ठीक करें? हम न्यूमरोलॉजिस्ट उसको नंबर्स के थ्रू ठीक कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स उसको दूसरी तरीकों की चीजों से ठीक करते हैं कि आप ये पूजा करें, आप इस तरीके से करें कि उस ग्रह को हम उठाएं या दबाएं, जैसे भी जिसका देखने से पता चले। लेकिन ये गलत है कि रातों रात चेंज आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज मैंने एक फोन नंबर चेंज किया या मैंने किसी की नेम न्यूमरोलॉजी चेंज की, उसका नाम का कैलकुलेशन चेंज किया, तो वो कल सुबह या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 6, इसमें फर्क नहीं आएगा। फर्क आने में वक्त लगता है, कम से कम हम भी कहते हैं कि 2 से 2.5 महीने कम से कम आपको डिफरेंस उसके बाद जाके दिखेगा, लेकिन आता जरूर है। मैम एक सवाल है कि अगर 2 व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उनका भाग्य, उनका भविष्य, जीवन में होने वाली घटनाएं, इनमें बड़ा अंतर क्यों होता है? अगर न्यूमरोलॉजी से
बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में क्या जनरली भी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत लोगों की, करोड़ों लोगों की सेम हो सकती है पूरे विश्व में। अगर हम देखें, नाम अलग होगा सबसे पहली चीज। तो हम जब हमेशा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, हम इंसान का नाम पूछते हैं, फुल नेम लिया जाता है। एट टाइम्स हम उनके पेरेंट्स का भी नाम लेते हैं जहां हमारे को कुछ इश्यूज लग रहे हो बढ़ते हुए। अगर लेडी है तो हस्बैंड का नाम भी पूछ लिया जाता है, हस्बैंड है तो वाइफ का भी नाम, या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ या हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी ले ली जाती है इफ दे आर मैरिड। नहीं है तो बच्चे के माँ बाप का नाम ले लिया जाता है। तो उस जरिए से हमारे को डिफरेंस ऑफ टू डेट ऑफ बर्थ देखने में मिल जाते हैं। मैम, एक बड़ा पेचीदा सवाल है कि एक अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, एक क्लाइंट अगर हमने देखा है कई बार नोटिस में आया है, प्रैक्टिकली जानकारी में आया है कि एक व्यक्ति एक ही सवाल लेकर अगर दो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो मैम, और सेम प्रोसेस में, तो मैम ये क्या कारण है कि वो दो न्यूमरोलॉजिस्ट एक ही व्यक्ति को एक ही प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग तरह का ओपिनियन देते हैं? ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि दो न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत अलग देंगे। उपाय अलग हो सकते हैं, रेमेडीज डेफिनेटली अलग हो सकती है। आपको इसका मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर दो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं बुखार के लिए, दोनों का तरीका इलाज का अलग हो सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर आपको पैरासिटामोल दे और एक आपको डोलो दे दे, लेकिन इलाज वही है। अब ये है कि कोई ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर लेगा, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया तो आपकी नब्ज पकड़ के ही पता कर लेगा। तरीका गलत नहीं है, जरिया गलत नहीं है, इलाज गलत नहीं है, बस थोड़ा अलग है। मैम, लोग ज्यादा अभी विश्वास अचानक से क्यों करने लगे हैं न्यूमरोलॉजी पर? अचानक से प्रोस्पेक्टस इस कदर कितना बदल गया है? आपको क्यों लगता है ऐसा कौन सा बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और न्यूमरोलॉजी पर विश्वास करने लगे हैं? देखिए, मैं जो समझ सक रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी सडन एक अपलिफ्ट होने लग गया है, लोग जानने लग गए हैं कि ये भी कोई विद्या है। पहली चीज, इसके जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, आप जब उनसे बात करें, हम लोग आपको बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं, मैं आपको कहूंगी कि आप मरकरी के लिए ये करिए, बुध के लिए ये करिए, आपका ये नंबर वीक है, ये नंबर स्ट्रांग है। नंबर समझना एक लेमैन के लिए इजी होता है, नंबर्स की भाषा समझना। लेकिन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी उठाते हैं तो हम अंतरदशा, दशा, आपका ग्रह, तो ये समझना लोगों के लिए, वो जो वर्डिंग्स होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये इजी लगता है, और अगर एक्यूरेसी मिल रही है किसी को तो वो सोचते हैं कि ये समझ में तो आ रहा है, किससे क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम पुराने ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो उनकी भाषा, उनका समझाने का ढंग बहुत गुण भाषा में रहता है। बहुत एंटीक लैंग्वेजेस और ग्रहों के नाम यूज होते हैं जो स्पेशली आज की जनरेशन शायद समझ ही नहीं पाती है, और वो नंबर्स को ज्यादा अपने आप से जोड़ पाती है। मैम, कई जो भारत के, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कई बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के, काफी बड़े नाम हैं, या कई स्पिरिचुअल हीलर हैं, वो आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो न्यूमरोलॉजी के द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया जाता है उसको प्लेनेट से नहीं जोड़ा जा सकता, उसको एक जो आध्यात्मिक लेवल से नहीं जोड़ा जा सकता। उनकी आलोचना है कि न्यूमरोलॉजी अभी भी एक तरह से छलावा है, वो एक पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज दें, किस तरह से आप इसको डिफाइन करें कि नहीं, न्यूमरोलॉजी बिल्कुल सटीक है और इसके दावे बिल्कुल उचित होते हैं। मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ इस चीज पे कि इसकी रीडिंग्स भी बिल्कुल सटीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जनरल एक बनाया हुआ जरिया है या इसमें हम वेगली कुछ आंसर्स दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर स्टडीज हैं, प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं, और ऐसा पहली बात तो है ही नहीं कि इसमें प्लैनेट्स यूज नहीं हो रहे। इसमें भी हर ग्रह यूज हो रहा है। हर प्लैनेट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, हर कोई प्लैनेट से ही जुड़ा है। 9 नंबर मंगल है तो 4 नंबर राहु है। यही हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, और यही हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी बताते हैं कि आपका राहु कहाँ बैठा है, आपका बुध कहाँ बैठा है,
आपका शुक्र ग्रह कैसा चल रहा है, यही एस्ट्रोलॉजी है और यही हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। बस फर्क ये है कि हम उसको नंबर्स के साथ जोड़ के देखते हैं कि 6 नंबर शुक्र है, तो हम 6 नंबर को स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसमें पढ़ तो शुक्र ग्रह को ही रहे हैं कि वो कहां कैसे बैठा है आपके प्लैनेट में, आपके घर पे किस तरीके से बैठा है, आपकी जिंदगी पे कैसे रूल कर रहा है। ग्रह तो हम भी पढ़ रहे हैं और ग्रहों को पढ़कर ही नंबर्स में पढ़कर हम आगे बता रहे हैं। तो देखिए अलग कुछ नहीं है। अगर एक किताब मैंने हिंदी में पढ़ी है और वही किताब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसका जिस्ट तो सेम ही रहेगा। मैम, अगर कोई व्यक्ति अपना भाग्य अंक निकालना चाहता है या अपना लकी नंबर निकालना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए कि अगर मैं अपना भाग्य अंक निकालना चाहूँ या मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर मेरे जीवन को आगे लेके जाएगा, तो इसका क्या प्रोसेस होता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए लकी नंबर निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये करते करते ही हम अपने एक्सपीरियंसेस से, और कुछ चीजें ठीक है एक रोट लर्निंग भी होती है कि इसके साथ ये अच्छा है, इसके साथ ये नहीं जाएगा, वो चीजें जरूर रहती है कि इस नंबर का फ्रेंडली नंबर क्या है, एंटी नंबर क्या है, न्यूट्रल नंबर क्या है, लेकिन ऐसे कोई उसकी साइंटिफिकली निकालने का जरिया नहीं है। भाग्यांक हम जरूर निकालते हैं, मूलांक होता है वो निकाला जाता है जो आपकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ होती है, जो आपका पहला नंबर है डेट ऑफ बर्थ का। जैसे अगर मैं कहूं 6 जनवरी, तो जो 6 नंबर हुआ वो आपका मूलांक है। भाग्यांक हम निकालते हैं जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करके जो नंबर आ रहा है उसको सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। जैसे 6 जनवरी 1977 हुआ, ठीक है, अब आप इसका टोटल करेंगे तो सिंगल डिजिट नंबर 4 आएगा, 4 आएगा, तो वो आपका भाग्यांक हो जाता है। तो मूलांक और भाग्यांक इस तरीके से बहुत सिंपल है, निकाला जाता है। लेकिन लकी नंबर्स क्या है, अनलकी नंबर्स क्या है, उसके लिए बेहतर है कि आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें। मैम, एक हम अक्सर देखते हैं, काफी हमने टीवी पर भी देखा है, काफी न्यूज में आता है कि जो मैरिज और जो रिलेशनशिप के मैटर होते हैं उसमें अंकों का, नंबरों का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से दो अलग अलग व्यक्तियों के दो अलग अलग नंबर होते हैं, रिश्ता जुड़ जाता है और बाद में उनमें कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होता है, डिवोर्स तक हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से खास नंबरों में टकराव होता है, नंबर अपने एनिमी, किस टाइप के नंबर एनिमी होते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं? देखिए वो एग्जैक्टली अब हमारे को हर इंसान के लिए फ्रेंडली नंबर, अनफ्रेंडली नंबर अलग होगा। अगर मैं बोलूं कि नंबर 6 के लिए ये फ्रेंडली नंबर है, हो सकता है अगले जो भी नंबर 6 कोई और इंसान होगा उसके लिए वो ना हो, या उसके लिए उसमें से कोई एक नंबर माइनस हो जाए, कोई एक नंबर प्लस हो जाए, क्योंकि डिपेंड करेगा उसका भाग्यांक भी क्या है, हमें वो भी लेकर चलना है। ये बहुत एक्चुअली हम रील्स में देख के ये चीजें समझते हैं कि बड़ी सिंपल है, लेकिन जब प्रॉपर प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं तो ये सिंपल नहीं होती। तब हम सिर्फ मूलांक और भाग्यांक नहीं देखते, नेम टोटल देखते हैं, नेम का न्यूमरोलॉजी देखते हैं, उनकी ईयर टोटल क्या है, उनका मंथ क्या है, वो नंबर क्या आ रहे हैं। फिर हमारा लोशो ग्रिड होता है, हम उसमें चेक करते हैं कि हमारे कितने नंबर्स मिसिंग है, उस हिसाब से पत्रियां मिलवाई जाती है। जहां तक आपका एक सवाल इसमें था कि उसके बाद कंट्रोवर्सीज क्यों होती है, डिवोर्स क्यों होते हैं, पहली बात ये एक तो पक्की चीज है कि कई बारी पत्रियां मिलाई ही नहीं गई होती और शादियां हो गई होती हैं, और अगर वो सही से नहीं, अब आपके नंबर्स अच्छे मिले, आपके पार्टनर और आपके नंबर्स नहीं मैच हुए, आपके प्लैनेट्स नहीं बैठे सही, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब अगर कई बारी कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमने तो मिलवाई थी शादी के टाइम पे और मिला दी गई थी अच्छी, ये कहा गया था कि मैच हो रही है। डेफिनेटली देखिए मैं कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत बार लोग भी मिलवा लेते हैं। मुझे ही अभी कुछ टाइम पहले, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे कॉल आया था कि पत्री मैच नहीं हो रही है, पंडित जी ने मिलवाई है, तो क्या आप हमारी पत्री मैच कर देंगे, ऐसी एक पत्री बना देंगे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को लड़के की पत्री दिखाऊं तो वो मैच हो जाए जी। जिसमें मैंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी। लोग कर देते हैं सर। अब उस चीज में मैं किसी को सही गलत कहने नहीं बैठी हूं यहाँ पर, मगर ऐसी चीजें हो जाती हैं। कई बारी बच्चे बनवा लेते हैं, जिद के आगे झुकना पड़ता है,
कई बार इस वजहों से जोड़ देख के कि आज कोई लव मैरिज है जैसे, अब वो बोल रहे हैं कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं मिल रही है या मिल रही है। तो कई बार मिलानी पड़ती है ये कह के कि आप ये उपाय करें और फिर शादी करें। देखिए अब ये उपाय है, उपाय 100% काम करे ये गारंटी नहीं होती। मैम क्या आपके डिस्क्रिप्शन से ये सामने आई है बात कि क्या नंबरों में अपने डीओबी हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो या मकान का नंबर हो, क्या हम नंबरों में बदलाव करके अपनी जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं? हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते, उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं। देखिए मैं साफ एक चीज पे बिलीव मैं भी करती हूँ, जो हमारे डेस्टिनी बनकर आ गई है, जब हम पैदा हुए वो बन चुकी है, हम उसको बदल नहीं सकते। हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, हम उसको आपको रेमेडीज देके, आपको उपाय देके इस हद तक कर सकते हैं कि जो मुश्किल, जैसे आपको एक्सीडेंटल इश्यू आने वाला है, अब हमें पता है कि एक्सीडेंट आएगा ही आएगा, हम एक्सीडेंट खत्म ही कर दें पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका असर कम हो आप पे, या वो वाहन के ऊपर एक्सीडेंट का असर आए, आपके ऊपर कम से कम आए, ये हो सकता है। मैम एक बड़ा मैं पेचीदा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अपना प्रोडक्शन आपसे जानना चाहता है, उनका प्रोडक्शन जब आपके सामने आ चुका होता है और आपको लगता है कि इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग ये इनके साथ में कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, इवन उनकी डेथ हो सकती है, तो आप पूरा सच उनके सामने रखते हैं या बातों को छुपा लेते हैं? किस तरह से अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं क्रिटिकल केसेस में? देखिए हर कोई इसको अलग तरीके से डील करता है, हर एस्ट्रोलॉजर, हर न्यूमरोलॉजिस्ट का अलग तरीका होता है। कई ब्लंटली बोलते हैं, कोई घुमा के भी बोलते हैं, कोई नहीं भी बोलते हैं, डिपेंडिंग। लेकिन अगर आज आपने क्योंकि सवाल मुझसे किया है, तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे बहुत खतरनाक चीज दिख रही है तो उस चीज को मैं टैकल इस वे से करती हूँ। पहले तो ये देखना पड़ता है कि जो आपके सामने क्लाइंट बैठा है उसकी कंडीशन खुद क्या है, क्या वो इंसान खुद ही ऐसी उम्र पर है या ऐसी बीमारी पर है कि वो खुद ही इस टाइम पे बहुत बड़ा हार्ट पेशेंट है, और मैं उसको कोई ऐसा झटका ना दे दूं कि जो चीज 6 महीने या 8 महीने बाद मैं देख पा रही हूं वो आज ही मेरे सामने हो जाए। तो उस चीज का ध्यान मैं जरूर रखती हूँ। किसी के साथ आए हैं या अकेले हैं, ये चीज भी बहुत देखनी पड़ती है कि कोई अकेला आया है आपके पास और वो ऐसी टेंशन या डिप्रेशन में आपके यहां से ना जाए कि उसको कहीं बाहर जाके ही जो एक्सीडेंट हम कह रहे हैं वो भी बाहर जाकर ही एक्सीडेंट हो जाए। थोड़ा सा उनको माइल्डली टैकल करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन सामने किस एज ग्रुप का और किस बीमारी का और किस तरीके का इंसान बैठा है आपके। मैम एक और बड़ा प्रमुख सवाल है जो जितना हम अब तक समझ पाए हैं नंबरोलॉजी के सीन को, कि मैम नंबरोलॉजी की जो प्रेडिक्शन होते हैं, देखा गया है कि जैसे कि 1 से 9 नंबर तक का जो प्रेडिक्शन है, जैसे कि 1 वाले नंबर के लोग कैसे स्वभाव के होते हैं, कैसा नेचर होता है, क्या जीवन में करेंगे, क्या इनका भाग्यांक है, ऐसे 9 नंबर तक पूरा एक फिक्स डेटा होता है। तो लेकिन अगर आप इंस्टेंट किसी की समस्या का समाधान निकालते हैं, तो मैं एक खास सवाल आपसे रखना चाह रहा हूं कि आप मुझे प्लीज इससे रहस्य से पर्दा हटाइए कि आप लेटेस्ट परिस्थिति को नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे एनालाइज करते हैं और फिर कैसे उसको ट्रीट करते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि किसी का जैसे अब मैं फेसबुक पे मेरा लाइव सेशन होता है हर थर्सडे को, अब उसमें इंस्टेंट सवाल आते हैं, इंस्टेंट डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उनको मैं जानती नहीं होती हूँ। अब उस मोमेंट पे एक सवाल जो होता है उसका जवाब देना ज्यादा पॉसिबल होता है, लेकिन पूरी की पूरी प्रेडिक्शन उस मोमेंट पे बताना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हमें भी थोड़े से 5-7 मिनट चाहिए रहते हैं डिटेल्स बनाने के लिए, क्योंकि कोई भगवान तो बैठे नहीं कि जैसे ही सामने आया हुआ। पर एक सवाल जैसे आप पूछ रहे हैं कि कोई एकदम से एक सवाल पूछता है, तो हम उसका मूलांक, भाग्यांक और नेम का टोटल के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, और इस साल का क्या नंबर है, अगर उन्होंने मुझसे पूछा है कि इस साल मेरी सेहत कैसी रहेगी, ऑलराइट, अब इस साल, या कई बार वो पूछते हैं कि पहले 3 महीने सेहत कैसी रहेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उनका मूलांक, भाग्यांक और नेम का टोटल देखते हुए कमिंग मंथ जो है उसका टोटल उनके नाम के साथ नंबर में कैसा जा रहा है, कितना
फ्रेंडली जा रहा है, कितना एंटी नंबर जा रहा है, उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं कि आप इस महीने पे थोड़ा ध्यान रखना। या अच्छा नंबर आ रहा है, बहुत फ्रेंडली नंबर आ रहा है, बहुत चीजें कंफर्टेबल नंबर्स पे जा रही है, तो हम क्या कहते हैं अच्छा टाइम है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैम, चार नंबर को काफी क्रिटिकल माना जाता है, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि 4 नंबर जुड़ा हुआ है प्लेनेट राहु से, और सोशल मीडिया पर मैम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि 4 नंबर और राहु का नाम जोड़कर लोगों को भ्रमित किया जाता है, डराया जाता है, और फिर उनसे अलग अलग मतलब एक डिफरेंस टाइप में रेमेडीज का एक सेशन चलाया जाता है। तो मैं आज आपसे चाहूंगा कि आप इसको पूरा सीन को डिस्क्राइब करें कि 4 नंबर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इसका राहु से किस तरह कनेक्शन होता है और इसका बेस्ट रेमेडीज क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी नंबर गंदा नहीं है, गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है। कोई भी नंबर हो, वो 1 से लेकर 9 तक, हर नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ नंबर हम टफ लेकर चलते हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, हम इनको टफ नंबर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर्स खराब है। अगर आप 4 नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो 4 नंबर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो नंबर 4 है। और अगर मैं आपको कहूं 4 नंबर जिसके पास आता है, तो अगर स्पेशली डिपेंड करता है वो किस फील्ड में है, इंस्टेंट मनी भी 4 नंबर ही देता है। तो राहु देगा आपको, जो कई बार हम सुनते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के पैसा आ गया, किस्मत ही चमक गई रातों रात, वो भी 4 नंबर ही करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस नंबर के पास कुछ अच्छाइयां नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा टारगेट क्या कर जाते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स टफ होते हैं, इन लोगों को थोड़ा हार्डवर्क देखना पड़ जाता है नॉर्मल तरीकों से, क्योंकि ये प्लैनेट ही थोड़े हार्श है, आपकी जिंदगी में हार्शनेस देते हैं, मुश्किलों का सामना करवाते हैं। अब कई बार किसी की यंग एज में वो मुश्किल लेकर आते हैं, किसी की मिडिल एज में, किसी की बुढ़ापे में। जरूरी नहीं है कि नहीं आएगी और आएगी ही आएगी पूरी जिंदगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सिर्फ 4 नंबर ही थोड़ी होता है किसी के पत्री में, या 8 ही थोड़ी होगा, बाकी इतने नंबर्स आएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो भी तो कोई रोल प्ले करेंगे। अगर किसी का नंबर 4 है, कोई 4 नवंबर बॉर्न है, अब ठीक है, एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो 4 नंबर उसके पास है, तो उसके पास बाकी भी तो है। नवंबर आ गया तो उसके पास 1 2 बार आ गया, उसका ईयर का हो सकता है टोटल नंबर 6 बने, 3 बने, तो वो सब नंबर्स कहाँ गए? वो भी तो अपना काम करेंगे या नहीं? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं बुरा कहती हूँ, नो, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी, गाड़ी वगैरह में हम थोड़ा सा रोकते हैं कुछ कुछ नंबर्स पे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपना कह रही हूँ, मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपने साथ नहीं जोड़ रही इधर, लेकिन मैं पर्टिकुलरली घर में नंबर 4 मना करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। लेकिन इस वजह से नहीं कि नंबर 4 बुरा है या कुछ है। थोड़ा सा जब हम घर में रह रहे होते हैं, हमारे को राहु का असर घर पे कम चाहिए होता है। अब 4 नंबर के घर कईयों को मैंने खुद बोले हैं ले लो, या रह रहे हैं मैंने कहा है करो, क्योंकि उनके अपने एस्पेक्ट्स इस तरीके के थे कि उनका राहु बहुत अच्छा था, तो उनके लिए अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन क्या है, ये 100 में से 10 लोगों को मैंने कहा होगा, या शायद 5 लोगों को कहा होगा। तो नॉर्मल में जब मैंने 95 लोगों को मना किया है, तो हम ऑन एन एवरेज लेकर या मेजॉरिटी लेकर ही चलते हैं। इस वजह से होती है कई चीजें कि अगर आज मुझे कोई नंबर देना है तो मैं बेस्ट नंबर दूं ना, मैं वो नंबर क्यों दूं जहां थोड़े से भी डाउट आ सकता है। मैम, जैसे 4 नंबर की तरह मैम एक दावा 7 नंबर को लेकर भी सामने आता है। हालांकि 7 नंबर को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, लेकिन मैम 7 नंबर को भी कई प्रकार की अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता है, केतु से भी जोड़ा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपने जैसे अभी 4 नंबर के बारे में बताया, उस तरह से 7 नंबर का क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, और ये किस तरह से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं, प्लीज इसके बारे में डिफाइन करिए मैम। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी नंबर है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, रादर स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान पे भरोसा विश्वास बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं, और रिलीजियस चाहे ना हो, स्पिरिचुअल होते हैं। ये लोगों की रादर मैं कहूंगी कि दूरदृष्टि
जिसको हम कहें बहुत अच्छी होती है, फोरसाइट बहुत अच्छी होती है। इनके मुंह से अगर कुछ बातें निकल जाती हैं वो तो आप लगाइए होंगी ही होंगी। तो ऐसे नंबर्स को तो मैं कहूंगी हमारे जैसी फील्ड्स में, ऑकल्ट साइंस में जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को इस तरीके की जरूरत पड़ती है कि हम किसी को सोचकर, या हमने सोचा, जरा सा भी ध्यान लगाया। ऐसे लोग ध्यान बहुत जल्दी लगा लेते हैं भगवान की तरफ, मेडिटेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, योगा बहुत अच्छी कर लेते हैं। सो इट इज अ ब्यूटीफुल नंबर। थोड़ा सा नेगेटिव इसमें क्या आ जाता है कि ये सोचते बहुत है, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। अब वो डीप थिंकिंग 80% नेगेटिव काम कर जाती है कि कई बार अपॉर्चुनिटी को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि सोचने में इतने टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं कि अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। लेकिन अब ये डीप थिंकिंग बहुत काम भी आती है, तभी ये लोग मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा घुस पाते हैं, क्योंकि उसमें आपको ध्यान ही तो देना है। अच्छा नंबर है, केतु से जुड़ते हैं हम, और डेफिनेटली ऐसे लोगों को खूब वॉकिंग करनी चाहिए, चलना चाहिए। जितनी कोशिश करे इनको चलना चाहिए, इनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा क्योंकि हेल्थ से भी कमजोर फील करते हैं, इनको बॉडी में वीकनेस फील होती है बहुत, उस वजह से इनको थोड़ी सी एनर्जी के लिए चीजें करनी चाहिए। अब वो किसी को कोई दवाइयां खा के एनर्जी लेनी है, मल्टीविटामिन खा के लेनी है, वॉक करने जाएं, सुबह जरूर टाइम से उठे ताकि अच्छा फील करे, ब्रीदिंग अच्छी हो। थोड़ा सा सेहत पे ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज मैं नंबर 7 को बुरा नहीं कहती, बहुत ही अच्छा नंबर है। मैम अभी हमने आपसे सवाल किया था रिश्तों के बारे में, मैरिज को लेकर, तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि एक एग्जांपल के लिए कि जो 4 नंबर और 7 नंबर की जो बॉन्डिंग है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये बॉन्डिंग रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में सफल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मैच कर सकती है। बाकी फिर भी मैंने बार बार यही कहा है, सिर्फ 4 और 7 को हमने मूलांक को नहीं देखना होता, हमारे पास बाकी बहुत चीजें, बहुत नंबर्स होते हैं देखने के लिए। मगर अगर हम शॉर्ट क्रिस्ट में कहें तो हाँ जी, 4 और 7 अच्छे मैच हो जाते हैं। मैम एआई का दौर है, पूरा दुनिया, लगभग सभी जो प्रोफेशनल सेक्टर हैं वो एआई की एक तरह से गिरफ्त में है, एआई के प्रभाव में है। नंबरोलॉजी भी एआई के प्रभाव से नहीं बच सका है, एआई का कहीं ना कहीं एंट्रेंस हम देखते हैं। आपको क्या लगता है मैम कि मौजूदा एआई के दौर में आपको क्या लगता है कि नंबरोलॉजी किस तरह प्रभावित होगा, या नंबरोलॉजी की जो दुनिया है इससे कैसे जुड़ेगी? प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। एआई को आप कैसे कनेक्ट करते हैं नंबरोलॉजी से? बिल्कुल चल रही है एआई में। आप कोई भी सवाल पूछे, आप भी जानते हैं सारे आंसर्स एआई दे ही रहा है, और अच्छा है, मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानती। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी और हमारे को उसके साथ ग्रो होना भी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं। लेकिन डेफिनेटली वो इमोशनलेस है। हमारे सामने जब कोई आता है तो वो इमोशन से भरा हुआ होता है, उसको कई बार संभालने की भी जरूरत होती है, इमोशनल टॉक की जरूरत होती है, ये रीएश्योरेंस की जरूरत होती है कि सब सही हो जाएगा, हम हैं, भगवान है, चीजें ठीक होंगी, आप ये रेमेडीज करें। देखिए एक एआई ने तो आपको रेमेडीज बता दी कि आप ये करें, ठीक है, लेकिन उस चीज की रीएश्योरेंस और वो प्यार से बात करना या आपको और समझाना और आपको एक अच्छे तरीके से एक ह्यूमन टच देना, वो एआई के पास नहीं है। और हमारी साइंस जो भी कर लो सर, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। अब जो आ रहा है वो देखिए। एक जरूरी सवाल है मैम, आपने देखा, हम सभी ने देखा कि 2025 का जो साल था, मंगल का साल था, पूरे भारत देश के लिए काफी मुश्किल वाला साबित हुआ। कई दुर्घटनाओं का दौर चला, आतंकवादी घटनाएं भी हुई, आगजनी की काफी घटनाएं हुई। मैं जानना चाहता हूं आपसे 2026 जिसका टोटल 1 नंबर आता है, आप प्लीज डिफाइन करिए कि हम सबसे पहले कि ये हमारे भारत देश के लिए 2026 का जो साल है वो कैसा रह सकता है? भारत के हिसाब से अगर मैं चलूं तो साल अच्छा है इंडिया के लिए, गुड ईयर के नॉर्म पर मैं बोलूंगी ओवरऑल। लेकिन अगर मैं चलूं, बुरा नहीं है, 2025 के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। लेकिन सूर्य है, सूरज का साल है, नंबर 1 है, सूर्य से रूल होता है, और सूर्य भी गर्म होता है, आग होती है। तो इस वजह से आप देखेंगे इस साल गर्मी पड़ेगी, जैसे पिछले साल भी गर्मी अच्छी खासी पड़ी थी, इस बार भी गर्मी अच्छी पड़ेगी, तेजी में रहेगी। और
थोड़ी बहुत पिछले साल की चीजें भी कंटिन्यू होंगी। वॉर्स के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे, उसको हम टाल नहीं सकते, क्योंकि वो फायर साइन ही था, ये फायर नहीं है मगर तेज तो है। इट इज अबाउट हॉटनेस, तो हॉटनेस तो रहेगी, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूं इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली, पर पूरे वर्ल्ड में वॉर जोन्स और ये चीजें आप अभी भी देख रहे हैं, हो ही रही हैं, चांसेस बन ही रहे हैं और होने के चांसेस हैं भी। बट फिर भी मैं कहूं इंडिया के लिए साल बुरा नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा अभी भी लोगों में रहेगा, एजिटेशंस रहेंगी, कोई डराने की बात नहीं है, इतना कुछ नहीं होने वाला कि हम लोग कंट्रोल ना कर पाए। जब हमने 2025 इतने अच्छे से काट लिया है तो 2026 तो उसके सामने बहुत बेहतर होगा। मैम एक और मेरा आपसे एक बड़ा एक हाई इंटेलिजेंट सवाल है मैम, कि आज हम देखते हैं, और आपको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इसका जवाब दें, कि सोने और चांदी के जो रेट हैं वो दिन पर दिन काफी आसमान छू रहे हैं, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एज ए नंबरोलॉजिस्ट, क्योंकि आप एक जाना पहचाना नाम है मैम, मैं आप चाहूंगा कि क्या नंबरोलॉजी से ये डिफाइन किया जा सकता है कि आखिर ये सोने चांदी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं और कहां तक जाके रुकेंगे? कहां तक तो मैं पब्लिकली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो आज ही रेट गिरे भी हैं और गिरेंगे। सिल्वर गिरेगा, गोल्ड उठेगा, फिर से कॉपर उठेगा बहुत। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स डालनी है तो कोई भी पीली चीज, मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रही हूं, एनीथिंग दैट इज येलो वो उठेगा। अब चाहे वो गोल्ड है, कॉपर है, हल्दी है, टर्मरिक, ये सब चीजें उठेंगी। हरी हर चीज येलो हर चीज उठेगी। ओके मैम, एक बहुत ही आप एक जरूरी सवाल है मैम, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, जिनका जो टोटल अंक बताया जाता है वो 8 नंबर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़े इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स, नंबरोलॉजिस्ट भी हैं, वो ये दावा करते हैं कि उनके नंबर अब ये कहते हैं कि उनकी जो रफ्तार है वो ठंडी हो जाएगी, रफ्तार थम जाएगी और आगे शायद वो जीत का सिलसिला कंटिन्यूटी में जारी ना रख सकें। आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उनका नंबर 8 है, 2026 का साल क्या, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने, क्या लगता है वो अपनी जीत का सिलसिला जारी रख सकेंगे, अपना करिश्मा बनाए रखेंगे? देखिए, ये साल नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए यही साल, अगर मैं कहना चाहती हूँ ओवरऑल जो उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, और 8 नंबर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 17th बॉर्न है, 17 सितंबर है उनका 1950, और टोटल नंबर 5 आता है, राइट। अब कैजुअली अगर इस साल में देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर कैलकुलेशन है उनके लिए, चांसेस रहेंगे कि वो कई हद तक अच्छा ही करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मगर कुछ पॉइंट्स पे, कुछ मंथ्स की कैलकुलेशन अगर मैं देखूं पूरे साल के लिए उनकी, तो उनकी तबीयत का उनको ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ पे कुछ हैजर्ड्स आ सकते हैं। अब उस वजह से वो उस मोमेंट पे कुछ चेंजेस लेकर आए, या अपनी जगह किसी और को कुछ कहे, या कुछ उस वजह से बने तो बने, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए अच्छा साल है, डेफिनेटली आगे जाएंगे। सेहत का उनको ध्यान रखना चाहिए, ये मेरी रीडिंग है। अब हम 2026 के अकॉर्डिंग 1 से 9 नंबर तक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उनके लिए हर नंबर वाइज की उनके लिए ये साल कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा 1 नंबर की, जिसके लॉर्ड खुद सूर्य भगवान है। तो 1 नंबर वालों के लिए ये 2026 का साल कैसा रह सकता है मैम? नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली हमारी काउंटिंग भी 1 से स्टार्ट होती है। तो जो भी लोग नंबर 1 है, ठीक है, जिनका नंबर डेट्स पैदा हुए हैं सिंगल डिजिट 1 या डबल डिजिट को सिंगल डिजिट पे लेकर आए, तो नंबर 1 जिनका बनता है, सूर्य से रूल होते हैं, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज वाले लोग होते हैं, उच्च कोटि पे रहना पसंद करते हैं, सरकार के साथ जुड़ के रहना पसंद करते हैं, और इनको सरकार के साथ जुड़ना चाहिए भी। जैसे कई बार होते हैं गवर्नमेंट जॉब करना या कोई ऐसा बिजनेस करना जिनमें इनकी क्लाइंटल गवर्नमेंट के साथ ज्यादा हो, इस तरीके के लोग होते हैं। इनको अथॉरिटी चाहिए, इनको लीडर रहना है, हमेशा झुकना पसंद नहीं करते। तो ये साल ऑब्वियसली सूर्य का साल है, तो इनके लिए डेफिनेटली एक बेनिफिशियल ईयर तो रहेगा। अब फिर भी मैं बाकी नंबर्स के लिए भी आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर टाइप दे रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि जिनका नंबर 1 है उनके सभी के लिए नंबर का साल बहुत बहुत अच्छा जाए,
डिपेंड करता है कि उनका भाग्यांक क्या है, उनकी नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, उनका मंथ क्या है, ईयर क्या है। लेकिन ओवरऑल अगर हम जैसे बाकी देते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो उस हिसाब से नंबर 1 के लिए मैं इसको एक अच्छा साल कहूंगी। नंबर 2 वालों के लिए क्या खुशखबरी देना चाहोगी मैम आप? 2 के लिए कंफर्टेबल ईयर रहेगा, एक्सट्रीमली अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल है, बुरा नहीं है। अब ये नंबर 1 के साथ जुड़कर काम करते रहे, यानी कि सूर्य वाले लोगों के साथ जुड़कर रहे, जुड़कर काम करें, तो इनको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अकेले में रह के करने लगेंगे तो इनको थोड़ा सा स्लो डाउन या रुकते हुए महसूस करेंगे कि रुक रहे हैं काम, या नीचे जा रहे हैं, या कुछ काम नहीं बन रहे। लेकिन अगर ये नंबर 1 के साथ, स्पेशली मैं कहूंगी नंबर 1 को हम फादर लेके चलते हैं, फैमिली का हेड होते हैं, और नंबर 2 को हम मदर का साइन लेके चलते हैं, माँ का, तो ये थोड़ा फेमिनिन नंबर होता है। तो अगर ये अपने जो भी ये लोग हों नंबर 2 के, अपने फादर को सपोर्ट में लेके चले, साथ रख के चले, तो ये नंबर को बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 3 वाले क्या इस साल में अपनी सफलता को कायम रख पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा नंबर है उनके लिए। नंबर 3 के लिए ये साल अच्छा रहेगा, काफी हद तक अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर आता है तो हल्की फुल्की तबियत पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा प्लैनेट है, बृहस्पति रूल करता है नंबर 3 को, और जुपिटर इसको रूल करता है, और जुपिटर इज ऑब्वियसली हम सब जानते हैं सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, तो उस हिसाब से इनको ग्रोथ भी ट्रिमेंडस मिलेगी। ग्रो करेंगे, अपने वर्क फील्ड में ग्रो करेंगे, कईयों का वेट भी गेन हो सकता है, तो ये चीजें होंगी, क्योंकि हर चीज बढ़नी है, तो वो हर चीज बढ़ते हुए जब जाएगी तो उसमें कुछ भी बढ़ सकता है। बस थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दें। और मैम राहु प्रधान 4 नंबर वाले किस तरह की कामयाबी हासिल करेंगे या संघर्ष जारी रहेगा? ऐसा नहीं है, देखिए मैं 4 नंबर को ये नहीं कहूंगी कि हमेशा ही संघर्ष जारी रहता है, ऐसा नहीं है। उनका टाइम भी 2020 में आया था बहुत अच्छा 2022 में भी आया था, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी 4 को मैं कहूंगी थोड़ा सा सतर्क होके चले, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लें। चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, बट कैलकुलेशन पे चलना है, आंखें बंद करके हर चीज पे आगे नहीं बढ़ जाना, और सेहत इनको भी ध्यान देनी है। और मैम 5 नंबर वाले क्या अपने दिमाग से अपनी बिगड़ी बाजी जीत लेंगे? अच्छा साल है नंबर 5 के लिए, बट फिर भी बुध को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मर्क्यूरी रूल करता है इनको, बुध का नंबर है, तो पेट पूजा थोड़ी कम करें, खाने पीने पे ध्यान दें, लेथार्जिकनेस हटाएं अपनी जिंदगी से, क्योंकि सूर्य है, जल्दी से जल्दी चलता है और करता है, करवाता है काम, तो जितना जल्दी उठेंगे, क्योंकि ये लोग लेथार्जिकनेस में आधी मार खा जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कई बार, तो वो लेजीनेस अगर छोड़ दें तो डेफिनेटली साल इनके फेवर में जा सकता है। पर 2-3 चीजें इनको करनी पड़ेंगी, उपाय आएंगे इनके लिए, और फिर अच्छा चलेगा। तो थोड़ा सा गौ माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। लाइफ में लग्जरियस हासिल करेंगे मैम? 6 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल है रादर, बहुत ही अच्छा साल रहेगा। अगर वो सही ढंग से सही अपॉर्चुनिटीज को उठा ले तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा साल साबित हो सकता है। वीनस बहुत अच्छा चमकेगा उनके लिए। और 7 नंबर वालों को उनकी दिशा मिलेगी मैम सफलता के लिए? बिल्कुल जी। नंबर 7 के लिए भी ओवरऑल इनको थोड़ा सा अगेन इतना सोचने में वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि नंबर 9 का साल भी जैसे जल्दी भागा, 1 भी जल्दी भागेगा, तो सोचते सोचते में ये ना हो कि दिन निकले, महीने निकले और वक्त ही निकल गया। अगर थोड़ा सा भी उसमें इनिशिएटिव डाल देंगे तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। और 8 नंबर वालों की चुनौतियां कम होंगी मैम? थोड़ा सा टफ रहेगा। 8 नंबर के लिए थोड़ा सा टफ साल है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, और बाकी तो डिपेंड करता है उनके बाकी नंबर्स क्या है, लेकिन थोड़ा सा इनको भी अपने गुस्से पे कंट्रोल इस साल रखना चाहिए। अगर जो भी नंबर अपने गुस्से पे 8 नंबर के लोग कंट्रोल कर जाएंगे, अपने बोली पे कंट्रोल कर जाएंगे, तो ये साल उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और मैम एक आखिरी नंबर 9 नंबर मैम काफी एक्साइटेड एग्रेसिव लोग होते हैं, उनके लिए आपका क्या सोच रहा है कि ये अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पर करना पड़ेगा, करना चाहिए अगर साल आपको फेवर में चाहिए, नहीं तो आपके लिए कई चीजें उबड़ खाबड़ कर भी जाएगा।
तो उस पे इनको ध्यान देना चाहिए। इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल, एक्सरसाइजेस करें, बहुत एक्सरसाइजेस करें ताकि अपनी एनर्जी, अपनी चीजें वहां बर्स्ट करें, वहां निकालें। और बाकी क्योंकि इनके अंदर ना बहुत एनर्जी होती है 9 नंबर में, दे आर वेरी एनर्जेटिक पीपल, क्योंकि मंगल है, अंदर फायर होती है और एनर्जी के फॉर्म में उसको बाहर एक अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो जिम करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, मैराथन भागे, ऐसी चीजें ये करें जिसमें भी इनको अच्छा लगता है। कई लोग डांस करते हैं तो डांस करें ताकि वहां थके और अपने ड्रेन आउट करें एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैम एक आपसे जुड़ा हुआ निजी सवाल है, आपने अपने लिए 2026 में क्या लक्ष्य तय करा है कि आपको एज ए एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट किस तरह का मुकाम हासिल करना है? देखिए, आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ ना। जी मैम। टारगेट है ना। मैंने अपने लिए डेफिनेटली, मैं नंबर 6 हूँ और मैंने कहा है 6 के लिए अच्छा साल है। तो अच्छा साल है, लेकिन कोई भी साल जब तक हार्डवर्क ना डले, कोई भी साल अच्छा नहीं होता है। हार्डवर्क हर नंबर को डालना है, चाहे वो 1 है, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को। हार्डवर्क से ऊपर कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली अपने गोल सेट हर कोई करता है, मैंने भी करे हैं कि जो इनकम है उसको डबल करनी है, डबल है तो और आगे बढ़ पाए तो और अच्छी है। लोगों की जितना अपनी तरफ से भला कर सकती हूँ करने की कोशिश करती हूँ, जो दान पुण्य कर सकती हूँ करने की कोशिश करती हूँ। फायदा कभी किसी का ना उठाया है, ना उठाना चाहती हूँ, यही मोटिव रखती हूँ अपना। एक मैम आपसे आखिरी सवाल है, आपने काफी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ में रिप्लाई किए। मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो नंबरोलॉजी प्रोस्पेक्टस है या अदर भी जो आपके, चाहे वास्तु का सब्जेक्ट हो या अदर स्पिरिचुअल हीलिंग का जो आपका विषय है जो करना चाहते हैं आप, आपका आध्यात्मिक आधार क्या है? निजी तौर पर आपका आध्यात्मिक आधार क्या है? आप किस तरह से ज्ञान अर्जित करते हो, किस तरह की शक्ति ईश्वर के द्वारा हासिल करते हो? प्लीज इसका रिप्लाई करना, मैं आपका आध्यात्मिक आधार जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा अपना पर्सनल, क्योंकि इस तरीके के काम में हूं तो मुझे भी एनर्जीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिन रात जब तुम सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते हो, परेशानियां सुनते हो, और मैं भी एक फैमिली पर्सन हूं तो अपने भी निजी भी चीजें होती हैं, सब होता है। तो मेडिटेशन से शुरुआत होती है। मैं पूजा करती हूँ सुबह सुबह, मेरी पूजा प्रॉपर अपने तरीके से होती है, मेरे गुरु मंत्र से होती है। मैं भी कुछ चैंटिंग्स करती हूँ तो जिससे मेरा दिमाग, मेरा शरीर दिन भर काम कर पाए, शांत रह पाए। इवनिंग टाइम में अगेन 7:30 के आसपास मैं फिर से उस तरीके की चैंटिंग जो मैंने सुबह की होती है उसको फिर से उठाती हूँ, ताकि खत्म करते वक्त दिन मेरा उस नोट पे खत्म हो कि सब अच्छा रहा है और सारी नेगेटिविटीज जो भी सुनी होती है, जो करी होती है, वो मेरे अपने पर्सनल तौर पे ऊपर अटैक ना करे या मेरे ऊपर हावी ना हो। आपने सुना फेमस एस्ट्रोनोमरोलॉजिस्ट रंजू मैडम को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए और नंबरों की जो रहस्यमयी दुनिया है, जो नंबरों के रहस्य हैं, उस पर से उन्होंने पर्दा हटाया। तो आप रंजू मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनका जो नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो इंटरव्यू सेशन में कंटिन्यूटी जारी रहेगा, आप वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, अगेन थैंक्स लॉट्स, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।